गुड विशेस टू 10th क्लास स्टूडेंट्स। अब हम लोगों ने कौन सा चैप्टर फिनिश कर लिया था? मेटल और नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल्स ख़त्म करने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बहुत जाना पहचाना है ये कार्बन, ये हम में है, आप में है कार्बन। अब कार्बन और उसके कंपाउंड्स को, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इनको पढ़ना। क्यों? क्योंकि 52 लाख कंपाउंड जो कि केमिकली अभी तक बनाए गए हैं या आइडेंटिफाई करे गए हैं, उसमें से 51 लाख तो कार्बन के ही कंपाउंड है। सोचो, इतनी बड़ी फील्ड ऑफ केमिस्ट्री ये बनाने जा रहा है, इसलिए हम इस चैप्टर को अलग से पढ़ते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा? मेटल पढ़ लिया, नॉन मेटल पढ़ लिया। अरे भाई, नॉन मेटल में कार्बन भी तो आ गया, और भी बहुत कुछ है। आप 10th क्लास में केमिस्ट्री की बुक उठा के देखोगे, आपको सिर्फ नॉन मेटल में एक अलग से पढ़ाया जा रहा है कार्बन। इसका मतलब कुछ ये खास है। तो कार्बन क्यों खास है और इसके बारे में ज़रा पता करते हैं, ठीक है। अब देखिए, कार्बन के रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स के नाम बताएंगे, मैं लिखती हूँ, आप बताएंगे। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। दिस इज मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। और कुछ बताओ ज़रा, पिछले चैप्टर से पढ़ चुके हैं। C6H12O6 ग्लूकोज, C12H22O11 शुगर, CH3COOH एसिटिक एसिड और HCOOH फॉर्मिक एसिड। इसमें से मैंने एक भी ऐसा कंपाउंड आपके सामने नहीं लिखा जो आपने अपने पिछले चैप्टर्स में ना पढ़ा हो, ठीक। इन सब को आप पहचानते हैं। इसमें अगर हम इस CO2 को छोड़ दें तो सब में दिख रहा होगा कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन है। अब कार्बन के हाइड्रोजन से बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, और कार्बन हाइड्रोजन के साथ अगर इसमें थोड़ा बहुत ऑक्सीजन, कहीं कहीं सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब आ जाता है, तो बेसिकली द कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन वी कॉल देम एज हाइड्रोकार्बन, ठीक। जितना पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, फ्यूल जो भी हमें मिल रहा है, उसमें वो पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन है। सोचिए कितनी बड़ी ये पार्ट ऑफ केमिस्ट्री है। चलो, ये सबने देख लिया है, सब पहचानते हैं इसको। ये आपके घर में मिलता है, ये मीथेन है। ये कैसी होती है? सॉलिड लिक्विड गैस, इट इज गैस, ठीक है। ये कुछ कुछ सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। एसिटिक एसिड क्या होता है? लिक्विड होता है, और ये भी एक लिक्विड होता है। तो ये जो आप ये तीन देख रहे हो, इसमें अगर आप समझो इसको, तो दिस इज गोइंग टू बी म्यूट है ना, इधर म्यूट है, ओके। तो ये जो हमारे ये लिक्विड दिख रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि ये रूम टेम्परेचर पे जब लिक्विड है या गैस है। और आपको ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिलेगी, मैंने नहीं लिखे क्योंकि आपने अभी तक उनको पढ़ा समझा नहीं, आगे हम लोग उनको इंक्लूड करेंगे। इसका मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या, कब अगर ये कहीं सॉलिड बना सकते हैं तो उससे लिक्विड हो जाए, और लिक्विड बना सकते हैं तो उससे गैस हो जाए। ऑलरेडी ये अपने रूम टेम्परेचर्स पे गैस है, तो उसका मतलब कि इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। इससे पहले पिछले चैप्टर में हमने मेटल और नॉन मेटल के कंपाउंड्स देखे। कैसे कंपाउंड्स बन रहे थे, याद करके बताना। आयनिक, कहीं भी किसी भी फॉर्मूले में मेटल नॉन मेटल साथ में दिख जाए तो आयनिक कंपाउंड बनता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो अब ये आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, बता सकते हैं? आयनिक कंपाउंड को मैंने कहा था, लैब में अगर ढूंढोगे तो डब्बे में सॉलिड मिलेगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। समझ गए? इसका मतलब ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ देम आर द गैसेस, द लिक्विड्स और द लो मेल्टिंग सॉलिड्स। इवन हमारी बॉडी भी कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बनी हुई है,
और आग में जहाँ खाना पकता है, अगर जिस लोहे के एक स्पैचुला को आप लेके हीट अप कर दें, उतना हीट अगर हम अपनी फिंगर को कर दें तो क्या हाल होगा, यू नो इट वेरी वेल। ठीक। ई तो ये हमारे क्या है, सब लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का सिस्टम है। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी आयनिक। ध्यान रखना हमेशा, कार्बन के कंपाउंड आयनिक नहीं होने वाले। क्या होंगे अब ये, कोवलेंट होंगे। कार्बन आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता, ये याद करने के लिए ये तरीका क्यों, क्योंकि इसके कंपाउंड्स हमें नेचर में ये पहचानने का तरीका है कि कैसे हम उस नेचर तक पहुँचे कि हाँ कोवलेंट कंपाउंड ही बनने जा रहे हैं। ठीक। तो हमें इतनी कहानी से, ये अपने पुराने कंपाउंड से कुछ पता चल गया कि कार्बन इज गोइंग टू फॉर्म द कोवलेंट कंपाउंड्स। अब कोवलेंट कंपाउंड्स आपको मैंने बताया था कि नॉन मेटल और नॉन मेटल में जब बॉन्डिंग होती है तब बनते हैं कोवलेंट कंपाउंड। चलिए यहाँ पे ये तो पता चल गया कि कोवलेंट बनेंगे, तो आयनिक क्यों नहीं बनेंगे इसका भी कुछ अता पता लगा लिया जाए। ठीक। नेचर ऑफ कंपाउंड्स क्या होने वाला है, कोवलेंट होने वाला है। समझ गए सबके सब, कोवलेंट होने वाला है। चलिए सबसे पहले कार्बन को पढ़ते हैं। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम। हमेशा बोलना इसको, एक भी शब्द कम करोगे डेफिनेशन गलत हो जाएगी। 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक। अभी तक आपने जो भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट पढ़ा उसमें ये जानते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से पास और दूर कुछ ऑर्बिट्स में फिट किया जाता है। तो जो सिस्टम था वो 2, 8 और 8 का है। तो इसी फिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इन द ऑर्बिट्स वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरे में बचे कुछ कितने, 4। ठीक। अब ये आउटर मोस्ट शेल का ही इलेक्ट्रॉन होता है। घर में 2-3 कमरे हैं, बीच वाले कमरे में मम्मी पापा रहते हैं, फिर अगले कमरे में कुछ बच्चे हैं, फिर और बाहर वाले कमरे में कुछ बच्चे हैं। सबसे पहले कौन निकल के भाग जाएगा, सबसे बाहर वाला। इसका मतलब ये बाहर वाले जो कमरे के इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे कैन गो फॉर पार्टिसिपेशन, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन कहलाता है बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ये इलेक्ट्रॉन किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं इस पर डिपेंड करता है कि बॉन्ड कैसा बनेगा, आयनिक बनेगा या कोवलेंट बनेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाते हैं, या इस शेल को कंप्लीट करने के लिए टोटल 8 होना चाहिए था, तो इसके पास 4 है और 4 लेस है। या तो ये अपना 4 निकाल दे तो एक शेल कंप्लीट, या 4 गेन कर ले तो एक शेल का दूसरा से शेल कंप्लीट। तो देखते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण होता क्या है। अब जितना, क्योंकि न्यूट्रल है एटम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 थे। अभी क्या हुआ कि प्रोटॉन का नंबर है कितना, 6। इफ़ एनी हाउ इट वॉन्ट्स टू लूज इट्स 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन इससे खींच के ले जाना है, तो आपके पास 6 न्यूक्लियस में ये बनाते हैं न्यूक्लियस, इसमें क्या है 6 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज। एक प्रोटॉन पे जो भी चार्ज होता है उसको 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। तो ये 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक। अब क्या है कि अगर आपने इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, -1 इलेक्ट्रॉन, तो अब इसके पास न्यूक्लियस में तो 6 पॉजिटिव ही रहेगा यूनिट चार्ज, बट बाहर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन इस वाले शेल में। अब 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 3 to 5, और ये कितने हो गए, 6। अब नाउ द 6 इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टिंग द 5 इलेक्ट्रॉन्स। पहले 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, सब पर हेड की एक के ऊपर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन निकला, अब पर हेड
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट गए, अब ज़्यादा और चौकन्ने हो जाएंगे भाई, होल्ड करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव तगड़ा हो गया है, नेगेटिव को खींच के बांध के रखेगा। बट इसको अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए तो 4 निकाल के फेंकने हैं। तो 4 निकलते निकलते 6 पॉजिटिव, जो कि लगातार 5 को 4 को, तो ये अट्रैक्शन इतना इंक्रीज हो जाता है कि अब किसी की कैपेबिलिटी नहीं है कि इसके इलेक्ट्रॉन को निकाल के ले जाए। इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि इलेक्ट्रॉन को निकाल के नहीं ले जाया जा सकता। तो बिकॉज ऑफ दिस ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। अगर इलेक्ट्रॉन निकलता तो कार्बन क्या बनता? अगर इलेक्ट्रॉन निकलता एनीहाउ तो कार्बन बनता रिमूवल ऑफ -4 इलेक्ट्रॉन। क्या बनता कार्बन? 4 पॉजिटिव। क्या है ये? नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? रिमूवल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स इज थर्मोडाइनेमिकली, थर्मो एक वर्ड होता है, थर्मोडाइनेमिकली नॉट पॉसिबल, मतलब इतनी एनर्जी कोई दे ही नहीं सकता। थर्मोडाइनेमिक्स होता है एनर्जी रिलेटेड, हीट रिलेटेड टर्म्स हैं। इतनी एनर्जी कोई दे ही नहीं सकता कि इसके चारों इलेक्ट्रॉन निकल जाए। ठीक, अगली बात आती है कि क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले? फिर 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये ऐड करेगा तो क्या बनाएगा? 4 नेगेटिव। अब पेरेंट्स तो घर में 6 पॉजिटिव ही है, 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेंगे तो 6 पे कितनों की जिम्मेदारी आएगी? 10 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकते। ठीक, तो इन दिस वे कि ये आयनिक कंपाउंड तो अब नहीं बनाने वाला। एक हमको इंडिकेशन वैसे भी मिल गया था क्योंकि इसके कंपाउंड सारे के सारे कैसे थे? लो मेल्टिंग, लो बॉइलिंग। इसका मतलब कंपाउंड तो इसके आयनिक नहीं थे, और इलेक्ट्रॉनिकली भी हमें पता चल गया कि कंपाउंड आयनिक नहीं है। नाउ द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बीइंग फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए देखते हैं कुछ कंपाउंड्स के एग्जाम्पल और उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का मतलब कि मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं भाई, तेरे पास 4 हों तो दोनों लोग मिल बांट लेते हैं, तेरा भी 8 का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और मेरा भी कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी कार्बन से मिलने आए उसके वैलेंस शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि 4 ही इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ कार्बन की फैमिली के होंगे। कार्बन के हो सकते हैं, सिलिकॉन के हो सकते हैं, तो अब कोई भी आएगा। लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज CO2। ठीक, आपने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया 2 and 4, और ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इसका कितना था? 6, और ऑक्सीजन इज 8, तो दिस इज 2 and 6। तो वैलेंस शेल का डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ये रहा कार्बन, इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 and 4। और यू कैन राइट, इनका लिखने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 2 इधर लिख दिया, 2 इधर लिख दिया। इसको आउटर शेल, सिर्फ किसको देख रहे हैं हम? आउटर शेल को। 4 हैं। ठीक, CO2 2 एटम चिपके हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसको तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करना था। अगर कार्बन ने 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो कार्बन का भला तो नहीं होने वाला, क्योंकि उसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो इसके उठाएगा ये 2 एटम्स। एक ऑक्सीजन इधर से आया। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 3 4 5 and 6। अनदर ऑक्सीजन फ्रॉम हेयर 1 2 3 4 5 and 6। ये क्या करेगा कि ये कहेगा भाई तेरे वाले इलेक्ट्रॉन मेरे, इसके 8 कंप्लीट हो गए, तो इनका तो काम बन गया। मगर इतने शेयरिंग के बाद भी कार्बन का काम नहीं बनता, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ही रहते। तो इसने 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के बॉन्ड को और शेयर किया, तो दिस इज, इस कार्बन का भी काम बन गया और यहाँ पे ये रहा ऑक्सीजन का भी। तो जब हमने आयनिक बॉन्ड बनाना बताया था तो हम उसमें से पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरी तरफ कर देते थे, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? शेयरिंग करा रहे हैं। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, CH4।
कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हमने 2n4, हाइड्रोजन का क्या है, इट इज़ ओनली 1। तो ये बेचारा तो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा क्योंकि उसका पहला ही शेल है और 2 होते ही इसका शेल कंप्लीट हो जाएगा। इसको एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, इसको 4 चाहिए, तो पर कार्बन 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो यू राइट कार्बन और इसके आपके आ गए ये 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के, और इधर हाइड्रोजन लिखा है इसका 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन लिखा है इसका 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन ने कार्बन का एक कंप्लीट किया और इनका अपना काम बन गया। और कार्बन ने चारों हाइड्रोजन के, इसको सर्कल करते हैं, पूरा कवर करते हुए लेके जाते हैं, ठीक। इन दिस वे CH4 इज बीइंग फॉर्म्ड। अब अगर बच्चों आप देखोगे कि कार्बन के सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स कौन से हैं, तो ये तो बहुत गिने चुने हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अपने में एक ही हो गया। मगर अगर आप देखेंगे कि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है ये बढ़ता ही चला जाता है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, सर्टेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन आर देयर, जिसके कारण कार्बन नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, बहुत कंपाउंड्स बना देता है। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, लेट अस सी दोज प्रॉपर्टीज़। देखिए, लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन ड्यू टू विच इट इज़ फॉर्मिंग लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स और इवन इट इज़ एग्जिस्टिंग इन नंबर ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म। इसको भी समझेंगे, ठीक। ये एलिमेंट के फॉर्म्स को एलोट्रॉपिक फॉर्म कहते हैं, और एलिमेंट जब दूसरे किसी एलिमेंट से मिलके कुछ नया बनाता है दैट वी कॉल्ड एज कंपाउंड। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। एलोट्रॉप एलिमेंट का ही वेरिएशन है, जैसे कार्बन कोयले के फॉर्म में भी मिल रहा है, ग्रेफाइट के फॉर्म में भी मिल रहा है, डायमंड के फॉर्म में भी मिल रहा है, फुलरीन्स के फॉर्म में भी मिल रहा है। अब तो नैनो टेक्नोलॉजी पूरी कार्बन के ये एलोट्रॉप्स के फॉर्म में ही डेवलप हो रही है, ठीक। तो इसको अभी अलग से पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके कारण कार्बन इतना वर्सटाइल होता चला जा रहा है। देखो बच्चों, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में देर आर 100+ एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स बॉन्ड बनाते हैं आयनिक या कोवलेंट, ठीक। ये जो अब अपना कार्बन तो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन पेयर की। जैसे 2 बच्चे हैं, एक के पास ब्लू पेन, एक के पास ब्लैक पेन, दोनों को दोनों बॉन्ड पेन चाहिए, तो क्या किया, शेयर किया। अगर इनकी डेस्क बहुत लंबी होगी, एक इस कोने में बैठा है, एक इस कोने में बैठा है, तो उस शेयरिंग में इनको प्रॉब्लम होगी। ये दोनों बच्चे जितने पास बैठे होंगे उतना ज़्यादा शेयरिंग ईजी हो जाएगा। इसी क्लोजनेस को कहते हैं बॉन्ड लेंथ। एक एटम के केसेस में क्या कहते हैं, एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, दैट इज़ द बॉन्ड लेंथ। अगर बच्चों के टर्म से समझेंगे, बच्चे दूर तो शेयरिंग मुश्किल, बॉन्ड वीक हो सकता है कि उसको इधर कोई बगल में अच्छा क्लोज वाला फ्रेंड मिल जाए और वो उधर से शेयरिंग करना चालू कर दे, इधर की छोड़ दे शेयरिंग। बॉन्ड वीक, तो इसका मतलब द बॉन्ड लेंथ, एक बॉन्ड लेंथ होती है जो कि डिटरमाइन करती है कि बॉन्ड कितना मजबूत होगा, ठीक। और आप ये ध्यान से सुनेंगे कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड दुनिया में सबसे मजबूत बॉन्ड है। कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या है, इसकी डिसोशिएशन की, मतलब इसको तोड़ने के लिए हाई बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो आप बोलोगे क्या कार्बन से छोटा कोई एटम नहीं है जो शेयर करता? हाइड्रोजन भी है, वो तो और भी छोटा है, उसका बॉन्ड तो और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आपने कार्बन कार्बन को क्यों स्ट्रॉन्ग कहा? बच्चों, जब 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड बनते हैं तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, जिनको उनके पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, जो ये इन दोनों को अट्रैक्ट कर रहा है और ये भी इन दोनों को अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए ये एक दूसरे को से जुड़े हुए हैं। अब ये 2 बच्चे जो शेयरिंग कर रहे थे 2 पेन की, अगर इनको और सटाक के बैठा दिया जाए तो इनको तो लिखने में प्रॉब्लम होने लगेगी। तो पेन के कारण तो अट्रैक्शन है, बट जगह के कारण क्या हो जाता है, रिपल्शन हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, जब जगह कुछ लिमिट से ज़्यादा ही कम होना चालू होती है तो ये सिमिलर चार्ज पार्टिकल भी एक दूसरे को
रिपेल करना शुरू करते हैं, तो भी जहाँ भी कहीं रिपल्शन होगा वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो क्या है, हम क्या कहेंगे, द एप्रोप्रिएट बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण ये क्या बनाता है, कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब कार्बन 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 जुड़ते ही चले जाएंगे। छोटी छोटी बॉल लो, छोटी बॉल लो, वो मोतियाँ ले लो, बीड्स ले लो और अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्लू लगाओ बॉन्ड बनाने के लिए, फेविक्विक से चिपकाना चालू करो, ठीक। तो एक बढ़िया सी माला तैयार हो जाएगी और बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक। अब क्रिकेट की बॉल ले लो, क्रिकेट की बॉल ले लो, अब उनको उस ग्लू से चिपकाना शुरू करो, एक बढ़िया सी माला बनेगी, बट वो अगर आप उसको ऐसे ब्रेक करोगे तो ब्रेक होगी। अभी बड़े बड़े फुटबॉल ले लो, तो अभी उसी सेम ग्लू से ऐड ऑन करो, अब ये माला जो आपकी बनेगी वो उतनी स्टेबल नहीं होगी। तो क्या रीज़न है, बहुत ध्यान से लिखेंगे, गलत लिखोगे नंबर कटेगा। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यू टू स्टेबल कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड, ठीक। ये बहुत स्टेबल है, समझ में आ गया होगा क्यों स्टेबल है, और इससे अच्छा स्टेबल सिंगल बॉन्ड कहीं नहीं है। ये सबसे ज़्यादा कैटिनेशन शो करता है, इसी कैटिनेशन के चक्कर में इसने इतनी लंबी चेन बना ली। अब ये जो चेन बनाई, इसी के टाइम पे एक एक शेयरिंग है, एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, दो बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। अब इसका काम तो क्या था, टेट्रा वैलेंसी। इसका मतलब इसको तो एक इलेक्ट्रॉन एक तरफ बॉन्ड बना के जी भरना नहीं है, इसको अभी इधर इधर भी बॉन्ड बनाने हैं, तब जाके कार्बन के 4-4 बॉन्ड कंप्लीट होंगे, ठीक। एक तो ये चेन बना लेगा, दूसरा चेन में ब्रांचेस आ जाएंगे, तो इसकी कोई लिमिट नहीं रह जाएगी कि ये कितने कंपाउंड बना लेगा और कितनी वैरायटी के डायरेक्शन में इसके बॉन्ड बन सकते हैं। तो क्या हो गया, दूसरा रीज़न है द टेट्रा वैलेंसी। पहला रीज़न क्या था कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के कारण ये कैटिनेशन शो करता है। हाँ, और दूसरा टेट्रा वैलेंसी के कारण ये कैटिनेशन की जो चेन है ये ब्रांचिंग में भी चली जाती है, तो अब वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनने वाले हैं। और एक बात कि ये क्या बना देता है, थर्ड इज इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। बेटा ये 3 याद रखेंगे, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ये तीनों एकदम जवान पे होने चाहिए। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की स्टेबिलिटी के कारण कैटिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण टेट्रावैलेंसी, और तीसरा मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। इसका मतलब ये डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, जो अगेन इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स। अब ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनाता है, अगेन बिकॉज ऑफ इट्स एप्रोप्रिएट सिंगल बॉन्ड लेंथ। जब सिंगल बॉन्ड की लेंथ एप्रोप्रिएट होती है तो अगले बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, मतलब डबल बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अगला ट्रिपल बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज वाई कार्बन इज फॉर्मिंग द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। और इसी प्रॉपर्टी के कारण क्या है ये, इट इज़ एग्जिस्टिंग इन नंबर ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। चलो इसको भी फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं कि कैसे कैसे किन किन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में कार्बन रह रहा है। देखिए, एलोट्रॉप्स हमेशा याद रखना एलिमेंट है, ये एलिमेंट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स। मतलब याद रखना ओनली कार्बन कार्बन विल बी देयर एंड स्टिल द डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स विल बी देयर। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में एलिमेंट है विद डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स। अब ये अलग अलग फॉर्म्स क्यों बनाएगा, कार्बन की है 4 वैलेंसी, ये 4 वैलेंसी प्रॉब्लम कर रही होंगी, कहीं डबल बॉन्ड हो जाता होगा या तो शायद समथिंग इज देयर। तो लेट अस सी, तो कार्बन कौन कौन से एलोट्रॉपिक फॉर्म में मिल रहा है। पहला तो आपका कोल हो गया, दूसरा ग्रेफाइट हो गया, और तीसरा डायमंड।
डायमंड हो गया, ठीक है। तो आपको इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, इन्हीं 3 बॉन्ड की अलग अलग वेरिएशन के कारण, 4 बॉन्ड की अलग अलग वेरिएशन के कारण ये अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। इसमें एक और ऐड हो जाता है, दैट इज द बकमिंस्टर फुलरीन। कोल में कार्बन अपने 4 वैलेंसी के साथ ऐसे नॉर्मली, फिर ये अगली 4 वैलेंसी के साथ, ये कंप्लीट 4 वैलेंसीज हो रही हैं और लगातार नेटवर्किंग चल रही है, ठीक है। इसमें कई बार कुछ प्लेसेस में कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, जैसे सल्फ़र आ गया, इसलिए जब आप कार्बन को जलाते हो तो उसमें से कैसी आती है, बर्निंग सल्फ़र की जैसी स्मेल आती है। वो अदरवाइज कार्बन तो CO2 निकालता बर्न होके। बर्निंग इज व्हाट, C+O2 गिविंग यू CO2। इसका क्या कलर, कलरलेस। इसका क्या ऑर्डर, ऑर्डरलेस। फिर क्यों ये जो कोल वोल जलाते हैं तो स्मेल आती है, क्योंकि उसमें कुछ कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, सल्फर की, फॉस्फोरस की एंड सो ऑन। तो लेट अस सी अबाउट द ग्रेफाइट। वन कार्बन इज कंप्लीटिंग इट्स 3 वैलेंसीज और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रह जाता है अलग विद अदर 3 कार्बन, ठीक। ये भी अगले 3 से करेगा कंप्लीट। जब भी 3 में कंप्लीशन होगा तो ये आपको ट्राइंगल के 3 कोनों के जैसे बॉन्ड्स को बनाना पड़ेगा। मतलब ये बॉन्ड किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स को शो करते हुए जा रहे हैं। ये हो गया, ये भी अगला, फिर ये हो गया, ये हो गया, ठीक। तो ये एक रिंग बन रही है, इसमें कौन सी, हेक्सागोनल रिंग दिख रही है ना, हेक्सागोनल रिंग। ऐसी बहुत सारी रिंग्स बनेंगी और ये क्या होगा, लेयर में तैयार होगा। क्यों, एक ट्राइंगल का क्या होता है डायमेंशन, 3 डायमेंशन तो नहीं होता, इट इज ओनली 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन से एक प्लेन तैयार होता है। ऐसे ही कार्बन का अगला एक प्लेन तैयार होगा, समझ रहे हैं। ऐसे ही कार्बन का एक और प्लेन तैयार होगा जिसमें क्या होगा, इनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो पेयरिंग में नहीं गया, मगर ये जो क्या बना है, इसमें लेयरिंग तैयार हुई, एक लेयर दूसरी लेयर, ठीक। जब आप इसको ग्राइंड करते हो या इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लिप ऑन करती हैं। ये वीकर बॉन्ड होते हैं लेयर के जो डिस्टेंस के कारण, ये वीकर बॉन्ड में स्लिप ऑन होती हैं तो इनको यूज़ किया जाता है लुब्रिकेंट्स के फॉर्म में। ग्रीस यूज़ करते हैं, काला काला होता है, ठीक। तो पेंसिल की जो लेड है वो क्या होती है, बहुत स्लिपरी होती है, स्मूथ होती है, दैट इज़ ड्यू टू दिस ग्रेफाइट। और यही एक इलेक्ट्रॉन है जिसमें ये एक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में प्रॉपर नहीं गया, जिसके कारण क्या होगा, जब आप यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल लगाओगे, एक यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल लगाओगे, तो इलेक्ट्रॉन बोलेगा भाई हम तो अच्छे से बॉन्डिंग में है नहीं भैया, चलो चलते पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और इट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी। तो कार्बन का सिर्फ एक एलोट्रॉप है जो कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर रहा है बिकॉज ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आ जाती है बारी डायमंड की। डायमंड में ये कार्बन के 4 बॉन्ड, अगेन कार्बन के 4 बॉन्ड, अगेन कार्बन के 4 बॉन्ड, ठीक। तो ये सो ऑन इट कीप ऑन एडिंग, ठीक। तो ये 4 और ऑल द वैलेंसीज, और इसमें देखो सारा सिंगल बॉन्ड, कोई इम्प्योरिटी नहीं कोल के जैसे कि कहीं बॉन्ड टूटा हो छूटा हो। अब भाई यहाँ पे कार्बन के अलावा कोई भी बैठेगा तो वो तो 4 बॉन्ड नहीं बना रहा ना, कार्बन बना रहा था 4 बॉन्ड। मान लो यहाँ पे बैठ गया आके सल्फर, सल्फर तो 2 ही बॉन्ड बनाता है, तो भाई ये 2 बॉन्ड गए काम से, ठीक। तो ये क्या हुआ, ये सॉफ्ट हो गया, यहाँ तो अट्रैक्शन ही नहीं, आपने ऐसे फोड़ा, यहाँ 2 बॉन्ड कम है तो फूट गया ये तो ये ब्रिटेल है। और यहाँ पे क्या है, डायमंड दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल। क्यों, कार्बन कार्बन बॉन्ड सबसे स्ट्रांग था, कहीं कोई बॉन्ड छूटा नहीं, कहीं कोई इम्प्योरिटी आई नहीं, दबाओगे कंप्रेस करोगे खींचोगे ये नहीं ब्रेक होने वाला। तो डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल in the world because of this stable carbon carbon bond, no impurity, all the 4 bonds of carbon are satisfied by another carbon, then the another carbon 4 bonds are satisfied by another carbon। तो ये हमारा डायमंड है दुनिया का सबसे हार्डेस्ट, नॉन मेटल होने के बाद भी। कौन थे हार्ड, मेटल्स हार्ड थे। कौन निकला हार्डेस्ट, नॉन मेटल निकला। क्यों निकला, इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की स्टेबिलिटी के कारण। इसके बाद अगले आते हैं बकमिंस्टर्स फुलरीन, जिसमें कि कार्बन जो है अगले कार्बन से जुड़ा हुआ है,
फुटबॉल में जैसे हेक्सागन पेंटागन स्ट्रक्चर होते हैं, उनके कॉर्नर्स में आप कार्बन को लगाइए। दिस इज़ योर होम असाइनमेंट टू राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ बकमिनिस्टर्स फुलरीन। तो आप पूरे चैप्टर को पेज नंबर 61 तक पूरा कंप्लीट करेंगे और ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। हैव अ नाइस डे।